दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था 1912 के दिल्ली षड्यंत्र का संबंध किस व्यक्तित्व से है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी सोहनलाल पाठक या फिर ऑप्शन डी भाई परमानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रास बिहारी बोस। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हम भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए कई महत्वपूर्ण संग्राम या षड्यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं में से एक है 1912 का दिल्ली षड्यंत्र। दरअसल दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होने से है। राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली में कई दिनों तक भव्य आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों में आक्रोश की स्थिति पैदा हुई। इस आक्रोश की प्रतिक्रिया 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के रूप में हुई। बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को षड्यंत्र का प्रणेता माना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए रास बिहारी बोस। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी यूएनडीईएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे दुनिया भर में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में बनाया गया था। कथन दो है, भारत इसका सह संस्थापक है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रकाशित खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के संस्थापक सदस्य भारत को जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देने पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी यूएनडीईएफ को 2005 में संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य लोकतंत्रीकरण के प्रयासों में वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना था, इसलिए कथन एक सही है। भारत इसका सह संस्थापक है और वर्तमान में इसका चौथा सबसे बड़ा दाता यानी डोनर है, इसलिए कथन दो भी सही है। अपनी स्थापना के बाद इसने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें नागरिक समाज को सशक्त बनाना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद सीआर राव को दिया गया है। कथन दो है, जबकि सांख्यिकी में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में डेविड आर कॉक्स को दिया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए फिर से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद कैल्यामपुडी राधाकृष्ण राव यानी सीआर राव को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए कथन एक सही है। आपको बता दें, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर 2 साल में 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के सहयोग से दिया जाता है। यह एक व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है जिसने सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। सांख्यिकी में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में डेविड आर कॉक्स को दिया गया था, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो गया, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वालोंग युद्ध स्मारक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कोहिमा का युद्ध, चीन भारत युद्ध, इम्फाल की लड़ाई या फिर ओकिनावा की लड़ाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन भारत युद्ध। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नमती मैदान का दौरा किया और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि वालोंग की लड़ाई 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में लड़ी गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। ये भारतीय सेना द्वारा अद्वितीय बहादुरी, साहस और बलिदान का एक उज्जवल उदाहरण है। गौरतलब है कि नमती घाटी को नमती मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये वालोंग के पास स्थित वह स्थान है जहां 1962 का भारत चीन युद्ध लड़ा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन भारत युद्ध। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला अभ्यास वायु प्रहार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका वायुसेना अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज, या फिर
क्वाड सदस्य वायु अभ्यास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज। बीते दिनों अभ्यास वायु प्रहार संपन्न हुआ। वायु प्रहार एक मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज है जिसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। दोनों बलों ने संयुक्त रूप से कई डोमेन संचालन हेतु संयुक्त योजनाओं को मान्य करने के लिए पूर्वी थिएटर में इस अभ्यास का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और एक थिएटर के भीतर त्वरित गतिशीलता, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए सक्षम बनाना था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, एक दल को राष्ट्रीय दर्जा तब मिलता है जब उसे 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिली हो। कथन 2 है, राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए उसे डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% और विधानसभा या लोकसभा चुनावों में 2 सीटें सुरक्षित करनी होंगी। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों की स्थिति में संशोधन किया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा तब मिलता है जब उसे 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, इसलिए कथन एक सही है। इसी के साथ एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए उस पार्टी को वैध वोटों का कम से कम 6% और विधानसभा या लोकसभा चुनावों में 2 सीटें सुरक्षित करनी होंगी, इसलिए कथन 2 सही है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुच्छेद 6B में कहा गया है कि एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसने पहला, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट शेयर प्राप्त किया हो, दूसरा उसके कम से कम 4 सांसद चुने गए हों, और तीसरा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें हासिल की हो जिसके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। इस प्रकार विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, जोजिला टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सुरंग का निर्माण हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL द्वारा किया गया है। कथन 2 है, यह सुरंग कश्मीर के बांदीपोरा और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर को जोड़ती है। उपरोक्त में से कौन से ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जोजिला सुरंग साल भर परिवहन और आपात स्थिति के मामले में सशस्त्र बलों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करेगी। हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL द्वारा निर्मित 13.14 किलोमीटर लंबी सुरंग का आकार घोड़े की नाल जैसा है, इसलिए कथन एक सही है। ये जोजिला दर्रे से गुजरती है। ये कश्मीर में गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर को जोड़ती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IS 19,000/2022 शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नकली या भ्रामक समीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य निगरानी, या फिर लीगल मेट्रोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नकली या भ्रामक समीक्षा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने IS 19,000/2022 नामक एक मानक बनाया है जिसे देश के मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यह मानक ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है, इसलिए विकल्प सही है। बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली एक संस्था है। ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य भारतीय मानकों को विकसित करना और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जैसे स्वैच्छिक एवं अनिवार्य मानकों को लागू करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि नकली या भ्रामक समीक्षा। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह भारतीय वायुसेना यानी IAF और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी USAF के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। कथन 2 है, ये पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में स्थित वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है?
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। हाल ही में एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023 शुरू हुआ है। ये भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी यूएसएएफ के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, इसलिए कथन एक सही है। ये पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में स्थित वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन दो भी सही है। इसका उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाना और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है। इस अभ्यास में जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर क्रू ने भी भाग लिया है। इस प्रकार विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या फिर एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2021-22 जारी किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिताओं की RPM समीक्षा योजना और निगरानी बैठक के दौरान जारी किया गया। ये सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा विकसित किया गया है। गौरतलब है कि BEE ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मार्च 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, साइबर सुरक्षित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैटी की एक पहल है। कथन दो है, इसका लक्ष्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के 35वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन एक सही है। इस पहल को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसकी संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों यानी CISOs एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी, इसलिए कथन दो सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। कथन दो है, यह भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो वे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।